So first of all, welcome again. As you know, the class 9th NCERT बेसिकली आपको जो मुहैया करा रही है वो है भारतीय संविधान बना कैसे, एंड व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन हियर, एंड व्हाट was the process adopted in this particular constitutional assembly. So we constitute this particular constitution. It has got 22 parts, okay, and the 12 schedules, and all the phenomena related and connected each other. Clear? ऐसे में हम सभी कंपोनेंट की बात करेंगे और समझेंगे इसी को। हमारे देश में हमने ये पूरा रिवीजन भी देख सकते हो कि किस तरह से हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, और कॉन्स्टिट्यूशनल को बनाने में लोग जो हमारा मेन काम किसका था, भागीदारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो ये सब चीजें जो हमने कवर की हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, हाँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया, एंड द प्रीएम्बल वाज द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So in this particular preamble we can express our whole constitution as far as the constitutional concept. Clear? Sugam, are you getting my point? And another things, basically the sovereign, socialist and secular, this is the basic theme of our constitution. What we need for this particular purpose, so it has been cleared. Okay, now you may check this particular from my YouTube. Okay, and another things, whatever we are starting, this is the new chapters for your concern. अगर आपको समझना है तो हम अब एक नई यूनिट्स को पहली बार ले रहे हैं कि हमारे देश में संस्थाओं का कामकाज कैसे चलता है। क्या ले रहे हैं हम? हाउ आवर constitutional or the government institution are working together or work. Okay, it means the constitution at work or the institution at work. So I think, what is the government now? कौन बताएगा अब सरकार क्या है आपकी नजर में इतना पढ़ने के बाद? ये लोकतांत्रिक सरकार है जो आप बता रहे हैं, क्यों भाई? हाँ, अच्छा बताया आपने, ये कैसी है? इट इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. वी हैव गॉट द 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट: डेमोक्रेटिक, okay, and dictatorship and the kingdom. It means the kingdom is basically theoretical or hereditary in their subject. Am I right or not? कवर किया भी. Yes, ये जो वर्ड यूज किया ना, व्यवस्था, इट इज a सिस्टम. गवर्नमेंट इज a सिस्टम which will fulfill the demand of the people. Am I right? जो जनता की मांग की पूर्ति करेगी, ऐसी व्यवस्था को हम सरकार कहते हैं. निकाला क्या नहीं हमने? यस, जो व्यक्तियों के या वहां के लोगों के, नागरिकों के अनुरूप बनाई गई व्यवस्था होगी, क्यों भाई? तो द थिंग इज दैट कि हमें कवर कैसे करना है, अब आपको सही समझ में आ गया, शाबाश. तो ऐसे में मैं समझूंगा कि आपको ये चीज मैं समझा पाऊं तो बहुत अच्छा होगा. नाउ क्लियर, आई थिंक. तो और बड़ा कर दूं तो द चैप्टर नेम यू मे राइट, आप लिख सकते हैं संस्थाओं का कामकाज कैसे चलता है. तो देखिए, मैं आपको बता दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा. संस्थाओं का कामकाज चलाने के लिए भारत में जो हमने व्यवस्था अपनाई है वो क्या है? उस व्यवस्था को हम नाम क्या दे रहे हैं? नाम क्या दिया है हमने उस व्यवस्था को? ठीक है, इस व्यवस्था को हमने नाम दिया है सरकारी संस्थाएं.
जो दिन प्रतिदिन की जो ज़रूरतें हैं हमारे नागरिकों की, उनकी पूर्ति में कार्यरत संस्थाएं। ये 3 तरह की हो सकती है, लिखना चाहो तो लिख लो। ये 3 तरह की हो सकती है। केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर। ठीक है, द सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, और लोकल सेल्फ लेवल। Here, the government institution can divide in 3 parts in general. Why? Because the democratic principles are concerned. Am I right? It means our country is divided in the central level, state level, and local level. So that is why the central government, state government, and local self-government. It means, and the central government और द केंद्रीय, जिसको हम केंद्रीय बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गॉट 3 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ओके, एक विभागीय कार्यालय। क्या बोलेंगे इसको? संस्था का नाम विभागीय कार्य, डिपार्टमेंटल ऑफिस। होता है कि नहीं, सही बताइए। तो फॉर which purpose we are divided in this particular thing? For division of work. क्लियर? हम काम के बंटवारा के लिए अलग अलग विभागों को बनाए। लगभग 32 तरह के विभाग हमारे देश की सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में है। केंद्रीय संस्थाओं में हमारे पास केंद्रीय विभागीकरण है, रेल विभाग, वित्त विभाग। क्लियर हो गया शायद? ठीक है, तो विभागीय कार्यालय होते हैं या विभागीय संगठन भी कह सकते हैं ना, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है कृष्ण कुमार जी? ओके, फिर मैं बात कर रहा हूँ सेकंड टाइप। सेकंड टाइप जो विभाग के बाद होता है वो होता है हमारी ऑक्सिलरी बॉडी। ऑक्सिलरी समझते हैं? ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? हेल्प करने वाली। ठीक है, हेल्प करने वाली। बेसिकली हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोले तो लाइन अथॉरिटी और स्टाफ अथॉरिटी है। लाइन मतलब जो फ्रंट पे काम करे, स्टाफ मतलब जो पर्दे के पीछे काम करे। क्लियर? जैसे रसद पहुंचाने का काम आर्मी को कौन कर रही है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज ए बेसिकली ऑक्सिलरी बॉडी। तो हम इनको हेल्पिंग हैंड कह सकते हैं कि नहीं, जैसे कि उन्होंने कहा। क्लियर सुगम? अभी समझ में आ रही है बात? तो इनको हम कहते हैं ऑक्सिलरी बॉडी, जिसे हम कह सकते हैं मददगार संस्थाएं। क्यों भाई? लिख दूं मैं मददगार या हेल्पिंग इंस्टीट्यूशन? क्लियर? तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सिलरी। क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी या हेल्पिंग। तो मैं ऑक्सिलरी या हेल्पिंग लिखता हूं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं हेल्पिंग इंस्टीट्यूशन। क्लियर? लिख दोगे? बस मोटे तौर पे बता रहा हूं। दूसरा होता है, अगला जो होता है, जिसे मैं बहुत ही अच्छा नाम दे रहा हूं, याद रखना, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायरेक्टरेट। क्या नाम दिया मैंने? डायरेक्टरेट। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? निदेशालय। क्या बोलेंगे हम इसको? निदेशालय। शाबाश। तो 3 तरह की बॉडी समझ में आई। अब ये निदेशालय क्या है, ये शायद पहली बार सुन रहा होगा। इनको समझा दो, उन्होंने तो सुना है डायरेक्टरेट काम कैसे करते हैं। चलो मैं इसको मिटा दूं। क्लियर है? तो ये देखिए कि हमें डायरेक्टरेट को समझ, ध्यान से सुनना सब लोग। निदेशालय ऐसे कार्यालय कहलाते हैं जहां पर विशेषीकृत कार्य होते हैं। कैसे काम होते हैं? जबकि विभागों में कैसे होते हैं? सामान्य कार्य होते हैं। कैसे होते हैं? सामान्य कार्य होते हैं। तो यहाँ पर जरूरत किसकी पड़ेगी सामान्य कार्य करने के लिए? सामान्यज्ञ की, जर्नलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। कृष्ण कुमार जी, बहुत अच्छा कंसेप्ट दे रहा हूँ। सुगम एंड यू सलमान। तो विभागीयकरण में किसकी जरूरत होती है? आईएएस की। तो यहाँ पर क्या होता है? सचिवालय व्यवस्था है। सचिवालय व्यवस्था को मदद करने के लिए बनाई गई है डायरेक्टरेट। क्या बनाई गई है? डायरेक्टरेट। तो डायरेक्टरेट बना दिया हमने।
यहाँ पर जो डायरेक्टर होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निदेशक। क्या बोलते हैं इसको, निदेशक। ये विशेषीकृत होता है। अब एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपको कृषि विभाग में काम करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, समझना। परंतु समन्वयन करने के लिए, क्योंकि यहाँ आईएएस है और आईएएस को नॉलेज नहीं है किसका, कृषि कार्य का, तो वो क्या करेगा, कृषि जगत के कृषि विभाग के कृषि निदेशालय में संपर्क करके जो भी कानून बनाया गया है या पॉलिसी बनाई गई है, विधि बनाई गई, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसको भेजेगा, रिसर्च के लिए किसको भेजेगा, निदेशालय को भेजेगा। तो ये कोऑर्डिनेटेड बॉडी हो गई कि नहीं। तो यहाँ पर अब इनको जो जरूरत पड़ेगी इसके लिए होगी ऑक्सिलरी बॉडी। आप समझ में आया कैसे काम कर रहा है, ये हेल्पिंग इंस्टीट्यूशन या हेल्पिंग डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा होगा, इनको मदद कर रहा होगा। जैसे पूषा, पूषा क्या है, बेसिकली हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ऑक्सिलरी बॉडी है, क्योंकि रिसर्च का काम करती है। पूषा समझते हैं, तो पूछा करो ना। पूषा हमारे देश का एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। जो पूषा, जो पहले बिहार में था, मुजफ्फरपुर, ठीक है, वो वहां थी, अब उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। कहाँ, करोल बाग के पास, राजेंद्र नगर में। क्लियर, अब समझ में आया, क्लियर। तो जो आप ध्यान रखेंगे, अब तो कृषि निधि, वो सारे के सारे एग्रीकल्चर के लिए एक यूनिवर्सिटी है, मान के चलिए, ठीक है, हमारे देश की बहुत बड़ी कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि रिसर्च अनुसंधान केंद्र है। जो पूषा तो एक जगह थी इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, उसका नाम है ICAR, ICAR लिख लो, ठीक है, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है बेसिकली। क्लियर, ICAR क्लियर है, ठीक। तो वो पूषा रोड कहलाता है, ठीक है। ये जो पूषा रोड है राजनगर से, ये जो शंकर रोड से जुड़ा हुआ है और सीधे धौलपुर तरफ जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो याद रखेंगे, जैसे मैंने बताया, तो भारत सरकार का क्या हो जाएगा, निदेशालय हो जाएगा अलग, जैसे शिक्षा निदेशालय, ओके। तो जो स्पेशलिस्ट काम है उसके लिए क्या बनाएंगे, डायरेक्टरेट बनाएंगे। रेलवे निदेशालय नहीं है, रेलवे विभाग है। क्लियर, क्योंकि उसमें स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी तो रेल डिपार्टमेंट काम करेगा। डिपार्टमेंट की अपनी कोर टीम है, उसके दो भाग है, एक परिचालन के लिए और एक मालवाहन के लिए, ठीक है। तो रेलवे में इसलिए 2 राज्य मंत्री होते हैं। कितने राज्य मंत्री होते हैं, 2 राज्य मंत्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। विभाग के गठन के हिसाब से बनाई गई एक व्यवस्था है। तो सरकार की संस्थाएं समझ में आई, 3 लेवल पर काम करती है। सेंट्रल लेवल पर अलग व्यवस्थाएं हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्यों भाई, राज्य स्तर पर राज्य सरकार है, स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार। अब तीनों के अपने अपने सचिवालय हैं, ठीक है। जो भारत सरकार है, बच्चों ध्यान से समझने में, बहुत अच्छे बारीक तरीके से बता रहा हूं, जो भारत सरकार है, जो मैं बोल रहा हूं भारत सरकार है, भारत सरकार के अधीन संस्थाएं केंद्रीय स्तर की संस्थाएं होंगी। भारत सरकार के अधीन कौन सी स्तर की होंगी, केंद्रीय स्तर, केंद्रीय अनुसंधान अभियांत्रिकी, केंद्रीय, ये केंद्रीय सब्जेक्ट मैटर लिखा होगा और केंद्रीय लिखा होगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो केंद्रीय स्तर की संस्थाएं जो है या अखिल भारतीय स्तर की संस्थाएं भारत सरकार के अधीन होती है। क्लियर, बात समझ में आई, आगे बढ़े। तो ऐसे में हमें, क्योंकि गठन क्या किया गया है संस्थाओं का कामकाज करने के लिए, कामकाज करने के लिए भारत सरकार ने अपने पूरे के पूरे विभागीयकरण के साथ हमारे देश में जो सबसे बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं, वो किसके लिए काम कर रही है, तो कार्यपालिका के काम कौन करेगी, भारतीय सरकार के ये विभाग। कानून का निर्माण कहां हो रहा है बच्चों, लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर में। और इन दोनों के काम को देखरेख कौन कर रहा है कि अगर वो संवैधानिक के अनुरूप है या नहीं। और राष्ट्रपति को ये शक्तियां हैं दोनों,
ये शक्तियां किसके पास है सारी? क्लियर। और एक और जो हमने अलग किया है आर्टिकल नंबर 50 से, वो क्या है? न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था भी क्या कर रही है? देखने का काम कर रही है कि नहीं? अपनी मतलब आंख लगाकर ये देख रही है कि अगर कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? द जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया, जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल पर केंद्रीय संस्था है, और हाई कोर्ट, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्लियर है? शायद आपको मजा आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो हर व्यवस्था की अब यहाँ पर संघीय कार्यपालिका होगी, और संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। संघीय कार्यपालिका कहां से कहां तक है? क्लियर? याद रखने के लिए देखो कितना अच्छा है। हमारा संविधान का गणतंत्र कब से अडॉप्ट हुआ? गणतंत्र राष्ट्रपति कब बना पहली बार? 52 में। 52 से लेकर 62 तक कौन राष्ट्रपति रहे? 2 बार, राजेंद्र प्रसाद जी। क्लियर? ठीक है, याद रखने के लिए 52 से लेकर 62 तक। क्लियर? 52 to 62। क्लियर? हिंदी समझ में आती है ना? तो ये याद रखना, संघीय कार्यपालिका कहां से कहां तक दी गई है। आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कर पाओगे। ठीक। जो विधायिका है, मतलब कि हमारे विधायिका का गठन देखो हमने क्या से किया, यही संघीय कार्यपालिका में से ही विधायिका को गठन किया। मतलब विधायिका से ही हमने कार्यपालिका बनाई, इसलिए मैंने ये साइन क्या लगाया, देखो क्या लगाया, डीटीसी की तरह। विधायिका से कार्यपालिका बनती है, कार्यपालिका नियम बनाकर फीडबैक देती है तो भाई कि सरकार ने सही काम किया या नहीं, विधायिका में प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्यों भाई। तो विधायिका में अलग अलग काम होते हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा का गठन समझ में आया, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा। आर्टिकल से भी समझ में आ रहा है। तो द थिंग इज दैट कि हमारी संस्थाएं कार्यपालिका और विधायिका का ध्यान केंद्रित करने के लिए एक ऐसी संस्थाओं से जुड़ी हुई है जो कि हमें लोकतंत्रात्मक व्यवस्था बनाने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। चूंकि हमने प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई है। कौन सी प्रणाली अपनाई है बच्चों? प्रतिनिधित्व। तो अब आपको शायद क्लियर होने लग गया है। इस वजह से मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं आप बहुत ढंग से काम करने वाले हैं। तो भारत में खासतौर से ये जो संस्थाएं हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, इसके लिए ये देखिए कि हमारे पास एक सरकारी आदेश जब आता है तो उसके फैसले के अंतर्गत काम कैसे होते हैं। सरकारी आदेश कहां से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या, समझना चाहोगे? समझना चाहोगे? जो ढंग से समझा देता हूं, हमेशा काम आएगा बच्चों। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पूरे के पूरे नीतिगत फैसले लेने के लिए कैसे किए जाते हैं, इसके लिए मैं आपको बताने चाहता हूं। अब देखिए नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। ये रही सरकार, और मैंने बोला केंद्रीय सरकार। केंद्र स्तर में, केंद्र स्तर में होता क्या है, तो केंद्र स्तर में होता क्या है ये देखिए। केंद्रीय सरकार में जो चुने हुए लोग होते हैं वो केंद्रीय सरकार सबसे ज्यादा जरूरी आपको यहां से समझना है, और उसका नाम है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद ही नीतिगत फैसले लेती है। क्लियर? इट इज बेसिकली द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी। ये सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम से जुड़ी हुई। क्लियर? और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? क्लियर? तो मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, मैं इसको .com बोलता हूं। ठीक है? तो ऐसे में ओहो ये बार बार क्यों, ऐसे में आपको ये समझना होगा कि हमारे देश में केंद्रीय सरकार के लिए एक सचिवालय व्यवस्था है, जिसे नाम दिया गया है केंद्रीय सचिवालय।
क्या नाम दिया बेटा? और मंत्रिमंडल के लिए दिया गया है, मंत्रिपरिषद के लिए मंत्रिमंडलीय सचिवालय। ध्यान से लिखते भी चलेंगे। द सेक्रेटरीट कैन बी डिवाइडेड इन टू बेसिक एलिमेंट। नंबर 1 सेंट्रल सेक्रेटरीट, मेट्रो जाती है यहां पर। नंबर 1 सेंट्रल सेक्रेटरीट एंड नंबर 2 मंत्रिमंडल सचिव। अब पूरे का पूरे नीतिगत फैसले में मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। तो पीएम हैज गॉट देयर ओन सेपरेट सेक्रेटरीट. It was known as the PM secretariat, but nowadays it is known as the प्रधानमंत्री कार्यालय। हेलो, प्रधानमंत्री पीएमओ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? तो कौन सबसे बलशाली होगा? पीएमओ। तो जितने भी एज ए लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एज ए मंत्रिपरिषद के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री को काम करने होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष के लिए पहले, अब नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में उसे अपने नीतिगत फैसले लेने पड़ते हैं। क्लियर? एक और गठित है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी कौन क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भी हुआ 1952 में, वो भी प्रधानमंत्री मुखिया होता है। तो जितने भी प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित राजनीतिक मुद्दे जुड़े हैं, राजनीतिक, क्या मैंने बोला? ना कि प्रशासनिक। राजनीतिक मुद्दे कहां से सॉल्व होंगे? यहां से। तो कार्यालय, विभाग, और विभाग से कहां जाएगी व्यवस्था? सारे विभागों का समूहीकरण कहां पर है? और सचिवालय में कौन बैठेगा? हर डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन कहलाएगा? यहां पर भी कौन कहलाएगा? सचिव। क्लियर? तो सचिव ही मुखिया होते हैं। केंद्रीय सचिवालय के मुखिया को केंद्रीय सचिव कहते हैं, जो कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता था। परंतु हमारे यहाँ परंपरा क्या है, इसको तो सीनियर बना देते हैं। अब कैबिनेट में भी सभी कैबिनेट, ये लेफ्ट हैंड कहलाता है पीएम का। क्यों? क्योंकि यहीं पर सारे काम होंगे। मंत्रिमंडल है, तो मंत्रिमंडल सचिवालय का मुखिया सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होना चाहिए। परंतु परंपरा कई लोगों ने तोड़ दी। परंतु as far as the recommendation of the second ARC and the first ARC, क्या नाम मैंने बोला? फर्स्ट ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोगों का 2 बार गठन हो चुका है। एक बार 1966 में, जब मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बना था और के हनुमंतैया बने थे। ठीक है। अब जो अभी हाल ही में बना, वो खासतौर से 2000 के बाद गठित हुआ, और उसने अपनी रिकमेंडेशन जो दी 2006 में दी। और क्लियर हो रहा है? वीरप्पा मोइली वाज द चेयरपर्सन ऑफ द सेकेंड ARC। क्या नाम मैंने बोला? वीरप्पा मोइली, जो कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। उनके अनुसार कभी भी कैबिनेट सेक्रेटरीट को सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर ही होना चाहिए सेंट्रल लेवल पर। क्लियर? परंतु ये पसंद किससे बनता है? पीएम की। और ऐसे ही मुख्य सचिव के लिए भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी। और केंद्रीय और राज्य संबंधी एक और विशेष आयोग का गठन हुआ था, जिसको कहते हैं सरकारिया कमीशन। क्या बोलते हैं उसको? सरकारिया कमीशन ने भी यही रिकमेंडेशन दी थी कि किसी भी जूनियर को कभी भी चीफ सेक्रेटरी मत बनाइए। इसको बनाना है सीनियर मोस्ट कैडर वाले आईएएस ऑफिसर। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव स्टेट, so that is why we can conclude, कोई भी सरकारी आदेश कहां से आ रहा होगा? अब समझ में आया? सचिव के या विभाग के सचिव से आता है। कहां से आता है बच्चों? कोई सचिव ही कहलाएगा, जिसे हम कई नाम से देंगे। क्या क्या नाम दे सकते हैं? एक तो हेड सेक्रेटरी नाम दे सकते हैं जनरली, और क्या दे सकते हैं? देखो, ये हमारी भारत सरकार है बेसिकली, और वो फैसले लेने वाली सरकार है। समझ में आया? दोनों ही सरकार के अंग हैं। तो इसका मतलब, और बिना पीएम के सरकार नहीं चल सकती। तो
तो इस वजह से एक सामूहिक गठन कर रहा हूं मैं कि भारत सरकार किससे मिलकर बनी है, इन तीनों उपायों से। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब समझ में आ रहा है आपको भारत सरकार का कामकाज कैसे हो रहा है। केंद्रीय सचिवालय वास्तव में केंद्रीय अभिकरण है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे काम करने के लिए जिम्मेदार, जबकि नीतिगत फैसले लेने में प्रत्येक मंत्री की मदद करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय। क्लियर। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम से ये दोनों संस्थाएं इन सब के लिए काम कर रही है और पीएम के लिए सेपरेट व्यवस्था है क्योंकि उनका फैसला आखिरी फैसला, इस वजह से इसको बनाया गया है। और 1984 के बाद राजीव गांधी जी ने इनका नाम परिवर्तित कर दिया। क्लियर, बात समझ में आई। तो ये व्यवस्था कैसी लगी आपको, इन तीनों से मिलकर केंद्रीय सरकार का गठन हो रहा है। अब इसमें कैसे काम होता है ये मैं बताना चाहूंगा। इसमें केंद्रीय सचिवालय में कैसे काम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय सचिवालय में देखिए क्या होता है, ये व्यवस्था केंद्रीय स्तर से लेकर जब विधि निर्माण हो जाता है तो विधि के कार्यान्वयन के लिए या क्रियान्वयन के लिए, कार्यान्वयन के लिए ये सारे आदेश केंद्रीय अभिकरणों को और राज्य अभिकरणों को भेज दिए जाते, जैसे ये आदेश दिया है, ठीक है, इस तरह की प्रति होती है। क्लियर, सब्जेक्ट लिखा होता है। क्लियर, और इसको भेजने के बाद ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें जाएगा और एक स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट सेक्रेटरीट में जाएगा। और स्टेट सेक्रेटरीट क्या कहलाता है वहां का, राज्य सचिवालय। और हर राज्य के पास क्या है, अपना राज्य सचिवालय है। राज्य सचिवालय का मुखिया कौन होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है। कौन होता है बेटा, चीफ सेक्रेटरी वास्तव में वहां के सीएम का भी सेक्रेटरीट होता है और पूरे मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। कौन, यस, अब समझ में आ रहे, यस, वो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट होता है। उस राज्य का सबसे वरिष्ठतम आईएएस ऑफिसर कौन होता है, वो। अब वो प्रमोशन होकर अगर गया होगा तो वी कैन नॉट से, बट मोस्टली ऐसा होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इट इज बेसिकली द सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर, तो दैट इज व्हाई वो बेचारा तो प्रमोट होते होते कलेक्टर तक रिटायर्ड ही हो जाता है, पीसीएस ऑफिसर जनरली। अब बहुत ज्यादा छोटा स्टेट होगा तो हो सकता है वो कमिश्नर बन जाए। अरे गेटिंग माय पॉइंट, जो शायद मैंने एक दिन बताया है कि कैसे कैसे होता है प्रमोशन। अगर नहीं बताया है तो मैं, ये देखो, ये जो चीफ सेक्रेटरी होता है ना, वो भी मैं बता देता हूँ। कमिश्नर से ऊपर नहीं, सेक्रेटरी से। सचिवालय में व्यवस्था कैसे है ये बता दूं। सचिवालय में लिख लो, इसको हमेशा काम आएगा बच्चों। सचिवालय, कोई भी सचिवालय हो, पार्लियामेंट सचिवालय हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कैसे ही सचिवालय हो, सचिवालय व्यवस्था देखो कैसे काम करती है। सचिवालय में देखो कितने स्तर होते। ओहो, बार बार ये हो जा रहा है मेरे से। डोंट वरी। सचिवालय, कोई भी सचिवालय देखो कैसे काम करता है। सेक्रेटरीट स्ट्रक्चर बना ले बेटा, सुगम सेक्रेटरीट लिख ले। सेक्रेटरीट में थ्री टाइप्स लेबल होते हैं, 3 लेयर है बेटा। ओके, पहला होता है डिपार्टमेंट। क्या होता है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के हेड को कहते हैं डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। क्लियर, जैसे रेल विभाग का रेल सचिव हो जाएगा, एजुकेशन का एजुकेशन सेक्रेटरी हो जाएगा, ठीक है। इसे हम मुखिया कहते हैं। तो विभागीकरण में सबसे ऊपर की पोस्ट किसकी है बेटा, सचिव। हर डिपार्टमेंट का अलग सचिव होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और इनके सामूहिकरण को हम क्या कह रहे हैं, सचिवालय। ये सारे सचिव का वालय कहाँ है, सचिवालय। मतलब एक साथ बैठते हैं कहाँ लोग, सचिवालय। हर विभाग का गठन है। अब समझ में आई। अब इसके नीचे क्या होता है ये जरा देखो, सबके अलग अलग एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी। ये दूसरे नंबर के क्रम में एडिशनल मतलब अतिरिक्त, ज्वाइंट मतलब संयुक्त
स्पेशल मतलब विशेष सचिव। एडिशनल काम हो जाए तो एडिशनल सेक्रेटरीट, दो लोग काम मिलकर बन जाए तो ज्वाइंट सेक्रेटरीट, और कोई स्पेशल काम आ जाए तो स्पेशल सेक्रेटरी सब पोस्ट बनाई जाती है। मजा आ रहा है सलमान? सुगम, आर यू गेटिंग माय पॉइंट कृष्ण कुमार जी? तो दैट इज व्हाई अब होता है डेप्यूटी सेक्रेटरी। अब क्या होता है? उप सचिव होता है। इसका नाम क्या रख रहा हूं मैं? उप सचिव या डेप्यूटी। उप सचिव होता है मतलब कि विभाग को हमने किस में बांट दिया? सब डिपार्टमेंट। सब डिपार्टमेंट को हमने किस में बांट दिया? विंग में। किस में बांट दिया? विंग। ओके, शायद पहली बार समझ में आ रहा होगा आपको क्लियर से। अगला है अंडर सेक्रेटरी होता है। तो सबसे आखिरी पोस्ट किसकी हो गई? अंडर सेक्रेटरी। अवर सचिव कहते हैं इसको हिंदी में, अवर सचिव होता है। तो हर डिपार्टमेंट कितने आईएएस की जरूरत हो रही है? मैक्सिमम 5-6। सही हो गया कि नहीं? देखो 1 2 3 इनको मिला लो, 5 हो गया, ऊपर वाला 6 आईएएस चाहिए हर विभाग में मिनिमम। अगर 2 डिपार्टमेंट के और बड़ा डिपार्टमेंट है तो उसमें 6 दूनी 12 चाहिए। क्यों भाई? कितने आईएएस की जरूरत है सचिवालय में? है ना व्यवस्था, विभाग है ये। तो अंडर सेक्रेटरी के नीचे आपकी जो एसएससी की पोस्ट होती है ना, उसको बोलते हैं सेक्शन ऑफिसर। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, अंडर सेक्रेटरी के नीचे कौन बन गया मैंने? ये सेंट्रल सर्विसेज से आते हैं। ये बाकी सारे लोग आईएएस होते हैं बेटा। ये भी आईएएस होता है, ये भी आईएएस होता है, ये भी आईएएस ही होते हैं, और ये तो आईएएस होता ही है। तो ये हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था है। तो नीतिगत फैसले लेने के बाद जो सचिवालय ने हमें भेजा, ये सेंट्रल हो, कैबिनेट हो, चाहे वो स्टेट सेक्रेटरीट हो, बात समझ में आ गई? क्लियर होगी? तो ऐसे में सारे डिपार्टमेंट अब क्रियान्वयन करने के लिए कहां भेजेंगे? निदेशालय में। निदेशालय में संयुक्त काम होकर उसको छोटे कार्यालयों में, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश स्कूल शिक्षा सचिव लेगा। स्कूल शिक्षा सचिव से नीचे होते हुए मतलब यहां से रेक्टिफाई हुआ, इन्होंने साइन किया, भेज दिया निदेशालय को। निदेशालय ने क्या किया? डिपार्टमेंट को छोटे छोटे ऑफिस को भेज दिया। जी हाँ, नहीं वो उसमें कोई आईएएस ऑफिसर की जरूरत ही नहीं है। डिपार्टमेंट के विशेषीकृत लोग रहते हैं। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को डॉक्टरेट ऑफ हेल्थ में दे देंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियर है, उसको एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट बना देंगे। तनख्वाह में ले सकते हैं, बट आईएएस होता है बेटा। आईएएस का मतलब होता है अखिल भारतीय संगठन का सचिव। इनको कहीं भी भेजा जा सकता है, उनको नहीं भेजा जा सकता। नेशनल लेवल पर हो सकते हैं, परंतु उनको हर स्टेट में नहीं भेजा जा सकता। हाँ हाँ, मतलब लेवल तो उनका अंडर सेक्रेटरी लेवल का होता है, परंतु वो चूंकि स्पेशलिस्ट पोस्ट है, वो आईएएस से भर्ती नहीं होती ना, यूपीएससी से नहीं होती उनकी भर्ती, पीसीएस से भी नहीं होती। उनकी भर्ती के लिए अलग संस्थाएं जिम्मेदार। कैसे? एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्जाम लेगा एजुकेशन में डायरेक्टरेट बनाने के लिए, वो प्रमोशन है। डायरेक्ट को डायरेक्टरेट नहीं बनता, आईएएस डायरेक्ट बन जाता है ना। अब समझा? अब समझ में आ गई बात? तो आप एग्जाम में अगर आ जाए तो बोलना है कि अखिल भारतीय स्तर की जो सरकारी नौकरियां हैं या हमारी सरकारी व्यवस्था है, अखिल भारतीय लोगों का नेचर क्या होगा? अखिल भारत में कहीं भी, इसीलिए जो डेपुटेशन पे कहीं भी भेजा जा सकता है किसी के। आईएएस को अगर उसको गृह कार्यालय चाहिए तो भी मिल जाएगा, अगर विशेष सुविधा चाहिए तो बहुत सारा इंटर डिपार्टमेंटल उनके यहाँ है व्यवस्था। अगर आप आईएएस अलॉट होते हैं तो आपको स्टेट कैडर बदलने की सुविधा तब है जब आपकी शादी उस कैडर में नहीं हुई हो, तो फिर आप दूसरे को एडजस्ट करके कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिवीजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसे कार्मिक जो है ये यहाँ लिखा हो गया यहाँ पर, इसका नाम होता है कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय एवं कार्मिक प्रशिक्षण विभाग। संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से
एक सरकारी आदेश आया था 13 अगस्त 1990 को, जिसको मंडल कमीशन ने डिक्लेयर किया था और ओबीसी आरक्षण देने की बात की गई थी। दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल गिवन इन आवर बुक इन द एनसीईआरटी। क्लियर? तो एक आदेश आया, आदेश का पालन करने के लिए कहां भेजा गया होगा? सभी डिपार्टमेंट में ओबीसी आरक्षण दिया गया होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें इस आदेश में एक कार्यालय ज्ञापन देकर सरकारी आदेशों को एक ज्ञापन दिया और आदेश संख्या लिखी होती है, और इसलिए मंडल कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट के बाद ये आरक्षण देने की व्यवस्था करने की बात कही जाए। तो ये कहां से आया? भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया, कार्यालय ज्ञापित किया और सभी लोगों को सूचित कर दिया गया। नीचे लिखा होता है हर आदेश की इसकी प्रतिलिपि हम यहाँ दे रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड करना। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड करना। तो आपको कार्यालय आदेश समझ में आया? क्लियर हुए? और ये भी व्यवस्था अंडर जो हिडन थी वो भी समझ में आई बच्चों? अच्छा लग रहा है सबको? बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे बताना। बहुत क्लियर कंसेप्ट है, किताबों में नहीं मिलता। क्यों कृष्ण कुमार जी? हाँ, तो ऐसे में आपको ध्यान से समझना था और समझ गए हैं शायद आप। आगे बढ़ूं मैं? सॉरी। निर्णय करने वाले लोग कौन है? हर देश में निर्णय करने के लिए अलग अलग व्यवस्था है, परंतु निर्णय करने के लिए हमारे देश में राष्ट्रपति है भैया। कौन है सबसे बड़ा? हाँ, तो निर्णय करने में सबसे बड़ी व्यवस्था हमारे यहाँ क्या है कि जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वो विधि नहीं बनेगी। क्लियर? क्या नहीं बनेगी? हाँ, विधि चूंकि तभी अगर संसद नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति का एक अधिकार है जिसके थ्रू वो किसी भी समय, मतलब कि आपातकाल में भी फैसले लेने की शक्ति रखता है। इसे आर्टिकल नंबर 123 में बताया गया है। और राज्यपाल इसी फैसले को आपातकाल की स्थिति में जब विधानसभा नहीं चल रही हो तो इसी फैसले को आर्टिकल नंबर 213 के हिसाब से ले सकता है, जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? The power of ordinance is basically based on their head, respective head. The center head is means the president of India, and executive head of the state in concerned state, it is called the executive governor. It means the governor has got their executive power. Clear? कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? केंद्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और राज्यों में बोलते नहीं हो आप लोग। यस, तो राज्यपाल ही सर्वे सर्वा होता है। यूटी में जो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकता है या प्रशासक हो सकता है। क्लियर? बात क्लियर हो गई आपको? द नेम नोमेनक्लेचर इज द सेम। अब ऑर्डिनेंस कब होता है? जब विश्रांति काल हो। विश्रांति मतलब कि जब नहीं चल रही हो सदन। क्लियर? परंतु सदन चलना अनिवार्य है। 6 महीने से ज्यादा का बीच का समय गैप नहीं लिया जा सकता। सदनों के बीच की कार्यवाही में कितना गैप नहीं होना चाहिए? क्लियर कंसेप्ट? कंसेप्ट क्लियर हो गया? आपका भी हो गया? शाबाश। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हमारे देश में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो यहां अगर प्रश्न आ जाए राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है और हमारे देश का या सरकार का मुखिया कौन है, अंतर समझ में आया? तो देश का मुखिया ये है और सरकार का मुखिया। क्लियर? तो ऐसे में हम अपने अधिकारों को वो नहीं करने देंगे। 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया गया था। ये सब एग्जाम में आने वाले हैं अगर आए तो, परंतु बीपी मंडल ने बनाई थी और इस तरह से सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तैयार किए और पिछड़ापन दूर करने के लिए जो इस आयोग ने सिफारिशें कब दी? 1980 में दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में से एक सिफारिश थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से इनको आरक्षण कितना मिलना चाहिए? संसद में चर्चा हुई, वर्षों तक कई पार्टियों सांसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर 1989 आया और पूरे देश में बवाल मच गया।
क्यों भाई, मचा था 89 में। ठीक है, जो लोग 89 में पैदा नहीं हुए माफ करिएगा, आपको 47 में भी जो हुआ था पता है, ऐसे 89 में जो हुआ वो पता होना चाहिए। हम बता देते हैं महाराज, आरक्षण लागू होने में आरक्षण के जो खिलाफ थे वो भड़क गए, है ना, और मंडल कमीशन के बाद 2-3 सरकारें लुढ़कती गई। ये समय था 90 का, 89 के बाद सरकारें आई और धड़ाम धड़ाम गिर गई, क्योंकि मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं थी, बहुमत सरकार नहीं थी। तो हमने 4 प्रधानमंत्री एक साथ देख लिए उसी समय फटाफट। वीपी सिंह साहब, आई.के. गुजराल साहब, ठीक है, चंद्रशेखर साहब, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट, और वीपी सिंह साहब, टोपी वाले, काली टोपी वाले ना, नाम देखा आपने, कभी पिक्चर देखा वीपी सिंह साहब? नहीं, चलिए मैं दिखाऊंगा तो अगले यूनिट में दिखाऊंगा। तो जब तक आप इसको ध्यान रखें, निर्णय करने वाले लोग ही निर्णय करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस रिपोर्ट का ये सार था। अगला है कि हमारे यहाँ पर इस तरह से सरकारी नीतियां बनाई, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, नई सरकार ने, ये देखो इसको पढ़ो या लिख लो उस समय हुआ क्या। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया निर्णय लेने के लिए, और अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने बयान जारी करके संसद के दोनों सदनों को सूचित किया और विभाग को मैसेज भेज दिया। स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली गई और एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कौन करेगा अधिकारी? सचिव। तो भाई हाँ, अब आपको समझ में आने लगा, नौकरियों में आरक्षण जरूरी था और इस वजह से दूसरे पक्ष ने लोगों को मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं है उनके अवसर छिन जाएंगे, इसलिए रिजर्वेशन पॉलिसी को कई लोगों ने मना कर दिया और क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर लोगों की लड़ाई होना शुरू। क्लियर, क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर पर लड़ाई शुरू और आगजनी भी हो गई, और जो बेरोजगार थे वो लोग सड़कों पर आ गए और आरक्षण के मुद्दे पर एक जान चली गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े या दिन में सरेआम एक ने केरोसिन छिड़क कर अगले आहुति दे दी। ये हुआ था यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया में और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। बच्चों के लिए छात्र प्रतिनिधियों ने, कई लोगों ने गुस्सा दिखाया और तीखी झड़पें हुई। प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी, हजारों अफसर प्रभावित हुए नौकरियों के कारण। इस वजह से ये करना जरूरी था, परंतु देखिए, नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा, रिजर्व फॉर दिस आउटस्टैंडिंग बटर क्लासिक, ये अमूल का उस समय दंश आया था। तो ये अमूल क्या करता है? अमूल का फुल फॉर्म पता है आपको? आनंद मिल्क, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल हो गया। क्लियर? इसकी स्थापना वर्गीस कुरियन साहब ने की थी। ओके, बड़ौदा के पास एक जगह है आनंद। वहां के किसानों को प्रेषित करके अलग जगह के वर्गीस कुरियन साहब ने सामाजिक रूप से सहकारिता का एक मंत्र दिया, कोऑपरेटिव एक फेडरेशन बना दी, जिसको नाम क्या दे दिया? अमूल इंडिया, द टेस्ट ऑफ इंडिया। क्लियर? आई थिंक नाउ क्लियर। उसे दुग्ध क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। सफेद क्रांति है। श्वेत क्रांति के जनक पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे? वर्गीस कुरियन साहब। श्वेत क्रांति के जनक, बहुत सारी क्रांति हुई है हमारे यहाँ, इससे रिलेटेड कौन सी क्रांति है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, हरित क्रांति, अच्छा, नीली क्रांति, ब्लू 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 मतलब फिश, पानी में कौन रहता है? हाँ, बचपन में क्या पढ़ा है? हाँ, ठीक है, ऐसे ही। अब मैं पूछ रहा हूँ, गोल्डन, गोल्डन रिवोल्यूशन बताओ ऑयल के लिए, ऑयल के लिए, ऑयल प्रोड्यूसन के लिए। अब एक और पूछूं, ठीक है, सबका संबंध पता होना चाहिए। सफेद क्रांति पता हो गई, गोल्ड पता हो गई, ग्रीन पता हो गई, रेड पता है, रेड रिवोल्यूशन झींगा के लिए। ठीक है, अच्छा चलो अब बताओ, मुझे बताओ, रेम्बो रेवोल्यूशन।
इंद्रधनुष क्रांति किसको कहते हैं? अच्छा, रेनबो एक पॉलिसी है, मतलब रेनबो जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, किस विभाग में रेनबो बनाई गई है जिसमें कि हम है ना बच्चों की देखभाल करते हैं? इंद्रधनुष नीति। रेनबो मतलब इंद्रधनुष होता है ना, द सेवन स्पेक्ट्रम कलर। हाँ, रेनबो तो रेनबो ही बोलते हैं, बस रेन नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रेन नहीं होती ना, तो रेन के बाद ही दिखता है, ठीक है। चलो खैर, नहीं मालूम। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध सीधा है बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनको वैक्सीनेशन लगाने के लिए, मात्र सुरक्षा के लिए बनाया गया है रेनबो क्रांति। क्या बनाई गई है? मात्र सुरक्षा के, मात्र सुरक्षा, मैटरनल सपोर्ट। मैटरनल समझ गया? हाँ सुपर, ठीक है। तो आरक्षण मिल गया, तो ऐसे में आरक्षण एक इसमें एक जरिया बताया गया है। तो आपको कैसे समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि हम कैसे कर रहे हैं इसको, एक व्यवस्था के रूप में कर। 1990-91 में आरक्षण पर बहस का मुद्दा बना, विज्ञापनकर्ताओं ने इस तरह से राजनीतिक घटनाओं को इशारा ढूंढने के लिए प्रयोग में लिया। अब देखिए होता क्या है हमारे देश में आरक्षण मामले में, किसने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? फैसला लिया। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की औपचारिक घोषणा की, किसने? सरकार ने, कैबिनेट ने। राष्ट्रपति ने क्या किया? आरक्षण को वैध करार दे दिया। सरकारी अधिकारी ने क्या किया? राष्ट्रपति ने आदेश जारी करके लागू किया, सरकार ने किया होगा, क्यों भाई? तो राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता हमें अलग अलग लोगों में पड़ती है, परंतु ये संस्थाएं सबसे पहले जिम्मेदार है। कौन कौन? सरकारी अधिकारी जो सचिवालय में बैठे हैं, राष्ट्रपति मुखिया के तौर पर हस्ताक्षर करता है, कैबिनेट फैसले में हस्ताक्षर करती है, और सर्वोच्च न्यायालय अगर इनजस्टिस होता है तो उसको देखती है। अब समझ में आया? क्योंकि आरक्षण अगर ज्यादा से हो जाएगा तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय ऑब्जेक्शन कर देगा। अब समझ में आया इनका चारों का सरोकार? व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर government? The government has got various parts. They are involving to each other for their respective work. Are you getting my point now? So राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता भी होती है। ये थी प्रशासनिक संस्था। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? राजनीतिक संस्था। तो राजनीतिक संस्थाओं में सरकार कैसे काम करेगी, देश के लोग कैसे काम करेंगे, इसके लिए सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। तो सरकार ही लोक कल्याण कर रही होती है। तो सरकार का राजनीतिक इच्छा क्या है? लोक कल्याण। लोक कल्याण की गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला किसके हाथ में? सरकार के हाथ। तो सरकार सबके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन से काम किसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है। जैसे कृषि मंत्रालय जिम्मेदार है कृषि से, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विधि मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। वी हैव गॉट द वेरियस डिपार्टमेंट इन अवर कंट्री। तो लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। लोकतंत्र में भी हमने व्यवस्थाएं बनाई है। क्या? राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति, ये व्यवस्थाएं हो गई। परंतु सरकारी राजनीतिक संस्थाओं के गठन के लिए हमने बात की थी कि हम किस तरह की राजनीतिक बनाएंगे। तो राजनीतिक के लिए हमने केंद्रीय स्तर पर क्या बनाई है? देखो, सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था कौन है? हमारी संसद। हमारी पॉलिटिकल हेड कौन है? हमारा विधि का निर्माण करने वाली संस्था कौन है? पार्लियामेंट। तो द पार्लियामेंट मेक्स श्योर एंड ओनली it can be established the new law for the country. क्यों भाई? Clear? तो what is the process they are adopting in such kind of behavior? So सबसे पहले संसद ही जिम्मेदार है कोई भी कानून बनाने के लिए। तो कानून बनाने के लिए फैसला संसद ने नहीं किया था, क्योंकि संसद के फैसले को जरूरी होता है तो भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले इन भूमिकाओं के लिए रिपोर्ट पर चर्चा, राष्ट्रपति के साइन, और फिर प्रधानमंत्री, इस तरह से धीरे धीरे करके गया मामला कहाँ जाएगा? संसद में ही जाएगा। क्लियर?
और जब संसद में मामला जाएगा तो मेजोरिटी का, बहुमत का लोग क्या करेगा, उसको यस। और वहां पर विपक्ष की भी भूमिका होती है, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, क्लियर। और दोनों ही सदन से गुजरना होता है। देखिए संसद के 3 भाग हैं परंतु सदन 2 है। वी हैव गॉट द बाइकैमरल गवर्नमेंट, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। एक है परमानेंट राज्यसभा और 5 साल के लिए यस। क्लियर बच्चे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लॉ समझ में आया। अब आगे चलते हैं। तो ऐसे में हम सब ये जान सकते हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री और कैबिनेट संस्थाएं ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण फैसला लेती हैं, तो राजनीतिक होगी। दूसरा, मंत्रियों द्वारा लिए गए फैसले और उनके नौकरशाही जिम्मेदार होते हैं कि मैंने आपसे बोला था ये महोदय कर देना, तो ये किसका काम हो जाएगा, सचिव का। सचिव लोग जो है वो परमानेंट बॉडी है ब्यूरोक्रेसी की। इट इज कॉल्ड द स्टील फ्रेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सबको मजबूत किया है। नौकरशाही को मजबूत किया है किसने, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल साहब। ठीक है, वो देश के उप प्रधानमंत्री भी बने गए थे। हमारे देश के प्रथम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, क्लियर। तो होम मिनिस्टर भी थे और डेप्यूटी भी थे, क्लियर। तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच अगर विवाद हो जाए तो सुलझाने का काम कौन करेगी, सर्वोच्च न्यायालय, क्लियर। बात समझ में आई। तो ऐसे में संस्थाओं के साथ साथ काम करना आसान नहीं होता, कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। और लोकतंत्र की बुनियाद की भावना को मजबूत बनाने के लिए सही मायने में इन संस्थाओं का उद्देश्य है जन कल्याण, उसकी देखरेख और सुरक्षा करने का दायित्व भी सर्वोच्च न्यायालय। Are you getting the things clear, Sugam? So in this class you can understand what is the basic character of the parliament. तो the parliament के फंक्शन आपको याद रखना है बच्चों। और पार्लियामेंट के संसद, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, संसद के कितने सदन है ये मैं बता चुका हूं। संसद के कितने सदन है, सदन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन पर ध्यान देना है, वहां 3 2 5 सब लिखा होगा, ठीक है। तो मेरे से 3 2 5 कर लेना, वहां 9 2 11 कर देगा, ठीक है। हाँ कर देगा ना 9 2 11। हाँ भाई, तो ऐसे में हमें संसद की आवश्यकता इसलिए है, ये लिख लिया था, ये पॉइंट लिख लो। संसद की जरूरत या संसद की आवश्यकता लिख लो बच्चे, ये चारों पॉइंट लिख लो, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ आपको। व्हाई वी नीड पार्लियामेंट, व्हाई वी नीड पार्लियामेंट। इंग्लिश में बोलो, हिंदी वाले लिख रहे हैं, दिख जाएगा। मैं हिंदी में पढ़ के दिखा रहा हूँ और फिर जल्दी से लिख लो। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद का होता है या संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। आप इंग्लिश में लिखो बेटा। एवरी कंट्री हैज गॉट अ पार्लियामेंट the most important function of the parliament, the most important function of the parliament make a law. It is a very important function for their country. Collectively it's known as parliament. They can amend the law, they can amend the law, they can, our parliament can amend the law. So go. They can control the law directly or indirectly. Next,
फाइनेंशियल कंट्रोल और पब्लिक फंड, फाइनेंशियल कंट्रोल और पब्लिक फंड. The next, they can discuss on national policy and public issues और पब्लिक रिलेटेड इश्यूज. क्लियर? तो कम हिंदी में लिख लीजिए आप, सीधा सीधा, नहीं समझ में आए पूछ सकते हैं. सलमान अंडरलाइन में भी पूछ सकते हो. क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई है? सुगम, इट्स वेरी क्लियर नाउ. ओके, ग्रेट, श्योर. तो संसद के 2 सदन है, हम जैसे कि जानते हैं. संसद के कौन कौन से सदन है सलमान बताएगा, बार बार मैं पूछ रहा हूँ. हाँ, तो लोकसभा और राज्यसभा. अब देखिए राज्यसभा का नाम क्या है, बेसिकली काउंसिल ऑफ स्टेट्स. क्या नाम है इसका? काउंसिल ऑफ स्टेट. और उसको क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल. इट्स नोन एज हाउस ऑफ पीपल. It means it is a direct elected body, it is an indirect elected body with the help of the state consideration. Okay, are you getting the things? तो हमारे पास राज्य क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी के लिए हमने क्या बनाया? हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट. इन दोनों का काम क्या है? राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है. हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं. तो इट इज वेरी क्लियर नाउ, आई थिंक. तो वी हैव गॉट द पीओआई प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा. इट मीन्स दिस इज द बेसिकली अवर पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट कंसिस्ट विद 3 आर्म्स एंड वी कैन डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर आवर पर्पस. ओके, तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू नो. तो आपको ये और लिख लेना है कि हमारे देश में राज्यसभा और लोकसभा कुल सदस्यों की संख्या, सदस्यों को कौन चुनता है, ये शायद क्लियर हो चुका है नाउ. ओके, उनका कार्यकाल कितना होता है पूछना है. तो जनरल में बता दूं, कुल सदस्यों की संख्या 550 थी, अब कितनी हो गई? यस, क्लियर? क्लियर हो गया साहब? सदस्यों को कौन चुनता है? तो लोकसभा के लिए जनता चुनती है और विधानसभा के लोग चुनकर भेजते हैं किसको? राज्यसभा के मेंबर को. राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? सतत होता है, परंतु कार्यालय उसके जो सदस्य होते हैं 6 साल के लिए होते हैं. ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है. शाबाश. क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वह स्थायी है? राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रपति को संज्ञान हो. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ देयर आर नो वर्किंग or in any lawful action, so the constitution allow to Supreme Court and the President of India, they can react the significant issues. Clear? तो लोकसभा बनाम राज्यसभा में दोनों सदन में सबसे अधिक कौन है? तो सबसे अधिक शक्तिशाली तो राज्यसभा है. क्लियर है? परंतु फाइनेंस मामले में लोकसभा है, एक्सेप्ट फाइनेंशियल सब्जेक्ट. फाइनेंशियल समझ में आया? तो यहाँ लिखा है, देखो पढ़ो जरा. किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच में कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला संयुक्त अधिवेशन में लिया जा सकता है. ये अनुच्छेद आपको लिखना है. संयुक्त अधिवेशन, जब भी कोई दोनों लड़ पड़े, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा, तो अनुच्छेद 108 के तहत क्या बनाई जाती है? ये बैठक ली जाती है. किसका बोलते हैं? संयुक्त अधिवेशन. तो संयुक्त बैठक का नाम किसमें लिखा है? अनुच्छेद 100. ध्यान से, तो याद हो गया? आर्टिकल, विच आर्टिकल? क्लियर? तो इस्तेमाल किया जाएगा और सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठकों में पारित होगा. लोकसभा
पैसों के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग नहीं रखती है, रखती है। मैंने अभी आपको बताया था ना, तो राज्यसभा के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने दिन का अधिकार है? 14 दिनों की देरी कर सकती है, या उसमें संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है। मानना या ना मानना किसके ऊपर है? हाँ, और लोकसभा का स्पीकर ही बताता है कि बजट के 2 पार्ट्स में से कौन सा पार्ट धन विधेयक है। विच वन इज द मनी विल, हु विल डिक्लेयर? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मैं समझाऊंगा आगे कि बजट बनता क्या है, बजट के एलिमेंट्स क्या है, बजट की कार्यवाही कैसे होती है, गिलोटिन क्या होती है। ठीक है, गिलोटिन का अर्थ है क्या? फांसी का फंदा। ठीक है, या जिसको हम कहते हैं लटकने वाला तलवार, जिससे गर्दन एक झटके में कट जाए, झटका। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में आपको इन चीजों को मेरे से समझना है। अगला, उसमें संशोधन सुझाव दे सकती है, या लोकसभा का अधिकार है कि वो उन सुझावों को माने या ना माने। किसमें? ओनली द फाइनेंशियल पर्पस। क्लियर? तो लोकसभा भी मजबूत चाहिए, राज्यसभा भी मजबूत चाहिए, परंतु राज्यसभा कहाँ से कमजोर होती है? अगर कोई नई सेवा बनाना है तो कहाँ बनेगी? लोकसभा में नहीं बन सकती, राज्यसभा से ही प्रश्न उठाया जा सकता है। नई सर्विस बनाना है तो, हाँ, नया कुछ करना हो तो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। सदस्य वो कहीं का हो सकता है। सुगम, द क्वेश्चन विल आस्क फ्रॉम दिस सेक्शन आल्सो, यहां से पूछा जाएगा। क्लियर बच्चे? तो व्हाट आई एम कंसर्निंग एंड व्हाट आई एम सेइंग यू मे अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम or doubt, प्लीज आस्क मी indirectly or directly. ओके, तो राज्यसभा कोई अधिकार हासिल नहीं है किसमें? बहुमत का। क्लियर? नाउ वी कैन कंसीडर द थिंग्स which can apply in this particular thing. लोकसभा में एक दिन की कार्रवाई कैसे चलती है, ये बताने के लिए आपको ये करना होगा कि संसद चलते कैसे है। पहले का कार्यालय का कार्य शुरू होता है लगभग 11 बजे से। सदस्य लोग आ जाते हैं, सदस्य लोगों की गिनती की जाती है, उसको कोरम कहते हैं। कोरम 10वां हिस्सा होता है। ठीक है, 10% 10वां हिस्सा यार, है ना? बात तो वही है ना, परसेंट और हिस्सा, है ना? हाँ भाई। तो लोकसभा की कार्यवाही का एक दिन मैं बता रहा हूँ, ये दिन है 7 दिसंबर का, एक सामान्य दिन था। 14वीं लोकसभा चल रही थी। 11 बजे होता है प्रश्नकाल। 11 बजे का कार्य, तो बस इन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किए। 12 बजे 0 आवर, 12 से 1 बजे तक 0 बजे चल रहा है। अब ये दूसरा है, सरकार द्वारा कोई विधेयक आया तो उस पर विचार होता है। तो बहुत सारे नियम होते हैं इसमें। इसमें ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है। कौन सा प्रस्ताव? विशेष आकर्षण के लिए विशेष आकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? द स्पेशल अटेंशन, व्हाट आई एम सेइंग, अटेंशन भी लाया जा सकता है। ओके, तो अब संशोधन होता है 4:30 बजे। ये होता है कि उस पर डिस्कशन शुरू होता है, फिर वोटिंग होती है। एंड द स्पेशल एंड लास्ट सेशन कैन बी अडॉप्ट इन द 5:30। इट इज बेसिकली द हाफ आवर डिस्कशन। इट इज नोन एज हाफ आवर। आधे घंटे की विशेष चर्चा हो सकती है किसी भी मामले में। तो मैं कभी और भी आगे बताऊंगा। ये समझ में आया? पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, 12 से 1 बजे तक क्या कार्यकाल? 0 आवर। सुनता नहीं है। 12 से 1 और 11 से 12 प्रश्नकाल। 3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं बेटा, बता दो यहीं पर। 11 से 12 और 12 से 1। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक क्या है? 0 आवर। उसको बोल सकते हैं प्रस्तावों का कार्य। उसको बोलते हैं लंच, आफ्टर लंच जो होता है, या 0 आवर्स के बाद होता है, उसको बोलते हैं डिस्कशन पीरियड। क्या होता है? डिस्कशन एंड वोटिंग पीरियड। क्या कहते हैं? डिस्कशन एंड वोटिंग। अब इसमें कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको अननेसेसरी भी लोग रखने लग गए, परंतु ये पीरियड यही कहलाता है। क्लियर? 2 से 5, 12 से 1, अच्छा 1 से 2 डिस्कशन का ही होता है। 1 से 2 ये 4 बजे जो है ना, इसमें फैसले लिए गए, लंबी चर्चा।
इसको लंबी कैसे चर्चा कहते हैं, तो ये इसको कहते हैं चर्चा, डिस्कशन। 4 से 5:30 तक मैक्सिमम, जिसमें आधे घंटे की विशेष चर्चा के लिए 14 दिन पहले दिखाना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, नहीं तो भूल जाओगे। वो ये है कि संसद की कार्यवाही करने के लिए संसद का सचिवालय जिम्मेदार है। संसद के पास भी अपना क्या है, संसदीय सचिवालय है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट है हमारा, और पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट भी है। क्लियर? संसदीय कार्यवालय विभाग भी। इसमें क्या होता है कि कोई भी सदस्य को कुछ भी पूछना हो प्रश्नकाल में, वो 3 तरह के प्रश्न पूछ सकता है। एक होता है स्टार क्वेश्चन, एक होता है नॉन स्टार क्वेश्चन या अनस्टार्ड क्वेश्चन, और एक होता है जनरल क्वेश्चन। एक होता है वर्बल पूछना, एक होता है लिखित पूछना, और एक होता है दोनों पूछना। क्यों भाई? द वर्बल इज कॉल्ड स्टार, क्लियर? अनस्टार द रिटर्न, एंड बोथ जनरल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टार क्वेश्चन तारांकित प्रश्न कहते हैं, स्टार्ट को क्या कहेंगे? दूसरा क्या होगा? अतारांकित, और तीसरा होगा सामान्य प्रश्न। क्लियर? और विशेष आकर्षण प्रस्ताव में कुछ भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। विशेष तारांकित अभी बता रहा हूं ना, अभी मैं तो कार्रवाई बताया। इतना समझ में आया? मजा आया? मजे के लिए पढ़ना चाहिए। चर्चा समझ में आई? अब इसमें अगर किताब में नहीं है तो मैं आपकी मदद कर दे रहा हूँ, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। देखो मैं बता दे रहा हूँ बच्चे। देखो होता क्या है, तारांकित क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें व्यक्ति को वर्बल जवाब देना होता है मिनिस्टर को। कैसे देना पड़ता है? मौखिक। तो हम क्या करते हैं, एक स्टार लगा दिया और इसमें लिख दिया वर्बल। तो भाई ये इसका एक वर्बल है ना, ये देखो, ये भी इसका क्या लिखा है? ये वर्बल है। स्टार में जो चोंच लगी है वो काय की लगी है? हाँ, ये देखो, मैं बना दूं ऐसा एक वर्बल और बहुत सारे वर्बल से इसको जोड़ देता हूँ। जोड़ दिया वर्बल। अब मेरा वर्बल समझ में आया? अब होता है अनस्टार। अब स्टार तो नहीं लगा, परंतु क्या लिखा है? कुछ ना कुछ लिखेगा। तो स्टार नहीं है तो लिखित देना अनिवार्य है। क्लियर बच्चे? आंसर बन गया? अब बस नेक्स्ट। कार्यपालिका जो है काम करने के लिए होती है, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका है। हमारे पास राजनीतिक, इसमें दोनों पूछे जा सकते हैं। हम मतलब वो उसमें प्रिस्क्राइब किया जाएगा, प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि भैया मुझे इस बारे में ये जानकारी भी चाहिए कि कितने कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहे हैं और काम करने वालों में कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी। कुछ ये संसद पूछ सकता है। संसद मतलब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम सांसद कहते हैं जनरली। दोनों ही सदन के लोग पीएम की जगह एमपी कहलाते हैं। ठीक है? एमपी का मुखिया कौन होता है? पीएम हो जाता है, तो सरकार बन जाती है ना। एमपी का अपोजिट पीएम। दिमाग के लिए, मैं दिमाग की बत्ती जलाने के लिए याद करवा रहा हूँ। ठीक है? ऐसा नहीं महामत लिख देना। ठीक है ना भाई? क्लियर हो रहा है? हाँ, जल्दी से जल्दी कवर कर लो। तो इतना ही रहने दे आज। वो बाहर वाले बेचारे राम राम जपते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। मैं समझता हूँ इतना बहुत है। अच्छा लगा, बहुत सारी बातें बताई और कंसेप्ट भी क्लियर हुए कृष्ण कुमार जी। आज मजा आया। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सो मच।